नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदिनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, आप टेलीग्राम में भी समूह में जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रेमचंदोत्तर युग कहानी के विस्तृत अध्ययन करेंगे। हिंदी कहानी, जी हाँ, प्रेमचंदोत्तर युग का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ आप चैनल में। दोस्तों, प्रेमचंद युग में मोटे तौर पर कहानी की दो शाखाएं हुई, दो धाराएं दिखाई पड़ती हैं, एक सामाजिक यथार्थवादी और व्यक्तिवादी। प्रेमचंदोत्तर युग में ये दोनों धाराएं कभी स्वतंत्र और कभी आपस में मिलते हुए विस्तार पाती है। यह युग दो विचारधाराओं का प्रभाव का युग है, एक मार्क्सवाद तथा दूसरा मनोविश्लेषणवाद। मार्क्सवाद से प्रभावित धारा को प्रगतिवादी या समाजवादी कहानी कहते हैं, जबकि फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित धारा को हम क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी कहानी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह का यहाँ पे मार्क्सवाद और हम मनोविश्लेषणवाद के बारे में जानकारी लेंगे। प्रगतिवादी कहानी के प्रतिनिधि कहानीकार जो है देखेंगे, यशपाल तथा अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार रांगे, राघव, राहुल संस्कृतान और नागार्जुन हैं। वहीं मनोविश्लेषणवादी कहानी में मुख्यतः तीन कहानीकार शामिल हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। मनोवैज्ञानिक कहानियों में कथा वस्तु बाहरी जीवन अर्थात सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक जीवन की ना होकर व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित होती है। इन कहानियों में घटनाओं का महत्व कम हो जाता है और चरित्रों के अंतर्द्वंद, चिंतन, मनन, आत्मविश्लेषण आदि का महत्व बढ़ जाता है। और इसकी जो इनकी भाषा है उसमें सीधी सपाट ना होकर बेहद प्रतीकात्मक हो जाती है। लेखक की कोशिश रहती है कि चरित्र के चेतन और अवचेतन की फांक को पाठक तक पहुंचा सके और इस प्रक्रिया में पाठक को भी अपने व्यक्तित्व के भीतरी तह को समझने की अंतर्दृष्टि दे सके। हम देखेंगे भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, राहुल सांस्कृतायन, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, रांगे राघव, अमृत राय और चंद्रकिरण सोनरेक्सा ये जो हैं इस युग के दो प्रमुख धाराएं के साथ साथ चलने वाले कहानीकार हैं। इनमें से राहुल सांस्कृतायन, अमृतलाल नागर, रांगे राघव और अमृत राय पर मार्क्सवाद का आंदोलन प्रभाव दिखाई देता है। तो हम प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत ये सारी जानकारी आपको विस्तृत रूप से देंगे। बात कर रहे हैं जैनेन्द्र की। आप देखेंगे जैनेन्द्र की कहानियों के बारे में जानते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत, जी हाँ, प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत जैनेन्द्र जी का भी नाम आता है, जिसको आपको मैंने बताया है मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में क्या है, व्यक्ति को महत्व दिया। व्यक्ति को महत्व देने वाले जैनेन्द्र पर फ्रायड के साथ साथ किसका प्रभाव था, तो गांधी और भारतीय दर्शन का प्रभाव भी साफ नजर आता है। उन्होंने अपनी कहानियों में मानव मन की सूक्ष्म परतों का उद्घाटन किया है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल, पूछा जाता है, प्रश्न बनता है, खेल के बारे में प्रश्न पूछा गया है, खेल किसकी रचना है? जैनेन्द्र जी की है। समय काल 1928 है। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, दो तीन प्रकार से बन सकते हैं, इसमें बनते हैं। जैनेन्द्र की रचना खेल है, 1928 में प्रकाशित हुई है, जी हाँ। और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी स्वीकार करते हैं। उन्होंने कह दिया है, उनका मानना था कि मेरी जो रचना है अर्थात जैनेन्द्र जी की रचना है वो फोटोग्राफी उनकी प्रथम कहानी है। जैनेन्द्र की महत्वपूर्ण कहानी भी यहाँ पे आप देखेंगे फांसी।
1828 में आपने देखा खेल, जस्ट उसके बाद फांसी जो है 1829 में, फांसी 29 में लिखी गई। वातायन वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1938 में जैनेन्द्र जी की रचना है। ध्रुव यात्रा, पाजेब 1948, जयसंधि 1948। तो दोस्तों इनकी रचना इस तरह से ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है पाजेब किसकी रचना है, 1948 में लिखी गई। नीलम देश की राजकन्या मैंने आपको बताया 1938 में, है ना। तो 10 साल बाद नीलम देश की राजकन्या लिखी गई, उसके बाद पाजेब 1948 में 10 वर्ष के बाद ये लिखी गई और 2 रचनाएं लिखी गई, पाजेब और जयसंधि। ठीक, तो इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा। और चर्चित कहानियाँ रही है स्पर्धा। स्पर्धा आप कहानी देख रहे हैं, इनकी चर्चित कहानियाँ हैं। पत्नी है, एक कैदी है, गदर के बाज, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग्य। तो दोस्तों इनकी रचना, ये स्पर्धा के बारे में और बताना चाहूँगी कि स्पर्धा जो कहानी है वो इटली के विदेशी परिवेश एवं विदेशी पात्रों के बावजूद क्रांति और अहिंसा की बहस को केंद्र में रखती हुई रचना है। स्पर्धा जो है इटली के विदेशी परिवेश और विदेशी पात्रों के बावजूद क्रांति और अहिंसा की बहस को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। इनकी कहानी आप देखेंगे कि किस तरह से बहुत ही मनोविश्लेषणवाद की मैं के अंतर्गत बता रही थी। जैसे बात कर रही थी फोटोग्राफी आपने देखा है, इनकी रचना है फोटोग्राफी, जो कि इनकी प्रथम रचना है माना गया है जैनेन्द्र ने। तो जबकि उनकी पहली कहानी खेल को स्वीकार किया गया है, तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। आप फांसी के बारे में बात करते हैं, फांसी 19 अब हम यशपाल जी के बारे में बात करते हैं, यशपाल जी की रचना के बारे में। इनकी लगभग 200 कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने। और पिंजरे का उड़ान आप देख रहे हैं, पिंजरे का उड़ान 1939 में रचना लिखी गई है, जिसमें आप ये जो कारावास 1934 से 38 ईस्वी में रचित कहानियों का संकलन इसमें दिखाई देता है। ज्ञानदान इनकी रचना है 1943 में, अभिशप्त है 1943 में, तर्क का तूफान 1944 में, भस्मावृत चिंगारी 1946 में, वो दुनिया कई बार प्रश्न बना है, वो दुनिया किसकी रचना है, तो 1948 में लिखी गई रचना है, ये यशपाल जी का है। फूलों का कुर्ता बहुत बार प्रश्न बना है, 1949 में ये रचना लिखी गई है। धर्म युद्ध 1950 में, उत्तराधिकारी 1951 में, चित्रकार शीर्षक 1951 में, उत्तमी की माँ 1955 में, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 में, सच बोलने की भूल 1962 में, खच्चर और आदमी 1965 में, भूख के 3 दिन 1968 में इनकी रचना लिखी गई। यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टि से एक के बाद एक सशक्त कहानियां लिखी है। उन्होंने समाज के परंपरागत मूल्यों और रूढ़ियों के विरुद्ध व्यंग्य और मुक्ति के हथियारों से तीखे प्रहार किए हैं। ये कथन जो है वो राजेंद्र यादव जी का है, जिसमें मुस्लिम पात्रों पर केंद्रित सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कहानीकार प्रेमचंद, अमृतलाल नागर और यशपाल हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा। मुस्लिम पात्रों पर केंद्रित सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा कहानीकार है प्रेमचंद जी, अमृतलाल नागर जी और यशपाल जी का नाम आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ईलाचंद्र जोशी का। ईलाचंद्र जोशी के बारे में आप देख रहे हैं, इनकी रचना है धूप रेखा। धूप रेखा जो है 1938 में रचना लिखी गई है। दिवाली और होली 1942 में। रोमांटिक आप देख रहे हैं रोमांटिक छाया 1943 में। आहुति बहुत बार पूछा गया है, आहुति 1945 में। खंडहर की आत्माएं, ये भी प्रश्न बना है, खंडहर की आत्माएं किसकी रचना है, तो ये राजेंद्र जोशी की है। समयकाल 1948 में। डायरी के नीरस पृष्ठ है 1951 में लिखी गई। कंटीले फूल लजीले कांटे 1957 में ये रचना लिखी गई है। तो ईलाचंद्र जोशी के बारे में बात कर रहे थे हम। मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने जीवन के उपेक्षित, कुंठित, मनोग्रंथि पीड़ित और परिस्थितियों के चंगुल में फंसे विवश और असहाय पात्रों को लेकर उनके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इन्होंने प्रस्तुत किया है।
राजेंद्र यादव जी कहते हैं, कहानी स्वरूप और संवेदना में ईलाचंद्र जोशी जैनेन्द्र और अज्ञे की अपेक्षा जीवन की फाक को समतल फैलाव की दिशा में नहीं, ऊपर से नीचे की ओर लंबवत तराशा है। वह भीतर से भीतर की ओर उतरे हैं और चेतन, अवचेतन, उपचेतन के अनेक अप्रीतिकर स्तरों का उद्घाटन किया है। ये कथन राजेंद्र यादव कहानी स्वरूप और संवेदना में वे लिखते हैं। तो दोस्तों, ये रही इनकी ईलाचंद्र जोशी की कहानियाँ। अब बात करते हैं अज्ञे जी की। अज्ञे की कहानियाँ देख रहे हैं। अज्ञे की कहानी विपत्तिका 1937 में लिखी गई रचना है। और आप देख रहे हैं परंपरा 1940 में। कोठरी की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोठरी की बात किसकी रचना है? तो अज्ञे जी की है, 1945 में लिखी गई है। शरणार्थी 1948 में। ये भी बार बार पूछा गया प्रश्न है, शरणार्थी, कोठरी की बात और किसकी रचना है? जयदोल 1951 में लिखी गई। ये तेरे प्रतिरूप 1961 में। अमर वल्लरी भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 1945 में ये रचना इनकी है। अज्ञे जी जो है, इनकी कहानियाँ जो है वो सूक्ष्म, विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्वता की कहानियाँ लिखते हैं। अज्ञे की कहानियों पर मुख्यतः दो विचारधाराओं का प्रभाव नजर आता है, एक फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद तथा सार्त्र के अस्तित्ववाद का, है ना। एक फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद तो दूसरी ओर सार्त्र के अस्तित्ववाद का यहाँ पे दिखाई देता है विचारधारा। इन दोनों विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण इनकी कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके मानसिक पक्षों का केंद्रीय महत्व प्राप्त होता है। अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है। शहरीकरण, मध्य वर्ग के विस्तार आदि के कारण किस प्रकार व्यक्ति यांत्रिक जीवन का शिकार हो जाता है, किस प्रकार ऊब और घुटन जैसे तत्व उसके जीवन में शामिल हो जाते हैं, यह तत्व उनकी कहानियों में प्रबल दिखाई देता है। वहीं बात करेंगे कि अज्ञे की कहानियों में पर्याप्त वैविध्य भी दिखाई देता है। जैसे जयदोल, आप देख रहे हैं जयदोल जो इनकी रचना है 1951 में लिखी गई है। और पठार का धीरज, आपको ये पठार का धीरज भी याद रख लीजिएगा, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। पठार का धीरज जो है अज्ञे जी का रचना है। जैसे कहानी, ये जयदोल और पठार का धीरज जैसे कहानियों में फ्रायड से प्रभावित रोमांस और यौन चेतना का यहाँ पे चित्र दिखाई देता है। एक और रचना है कि मेजर चौधरी की वापसी। मेजर चौधरी की वापसी लिख लीजिए आप, मेजर चौधरी की वापसी जैसे कहानियों में व्यक्ति के अंतर मन का सूक्ष्म विश्लेषण इसमें दिखाई देता है। परंपरा, जैसे आप देख रहे हैं परंपरा 1940 में लिखी गई रचना है, जिसमें इस संग्रह की कहानियों में मध्य वर्ग के सामाजिक पक्षों का यहाँ पे चित्रण दिखाई देता है। पुलिस की सीटी, इनकी रचना है पुलिस की सीटी। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऐसे जैसे पुलिस की सीटी जैसे कहानियों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को विषय बनाया गया है। क्रांति के समर्थन में लिखी गई कहानियों में हारिती, अकलंक, द्रोही, विपदगा आदि आती है। आदि कहानियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें बड़े आवेगपूर्ण ढंग से क्रांति के लिए मर मिटने वाले लोगों के अंकित यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। अपनी रोमानी रुझान के कारण अज्ञे का मन सबसे अधिक स्त्री और प्रेम संबंधों पर क्या है ये इनका अंकन दिखाई देता है। इस दृष्टि से अमर वल्लरी आप देख रहे हैं, इनकी रचना 1945 में लिखी गई रचना है अमर वल्लरी, जो कि रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कई बार ये रचना पूछी गई है। और हर सिंगार, अमर वल्लरी और हर सिंगार कहानियां जो है इसी तरह की कहानियां उल्लेखनीय हैं। आगे की कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिसमें मानवीय और प्रगतिशील तत्वों को स्वीकार कर आग्रह देखा जाता है। इस संदर्भ में कहेंगे कि जैसे जिजीविषा, इनकी रचना है जिजीविषा, चिड़ियाघर, है ना। ये जो रचना है चिड़िया और जिजीविषा घर, ये ऐसी मानवीय और प्रगतिशील तत्वों को स्वीकार कर देखा गया है। अज्ञे की शुरुआती दौर की कहानियां जो है वो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति से लैस है, किंतु गैंग्रीन सिलेबस में, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है गैंग्रीन और पठार का धीरज आदि कहानियां हैं रोमांस से मुक्त और यथार्थ पर आधारित है। इनकी एक कहानी है रोज जो है बाद में यह कहानी है गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। ठीक है, प्रश्न बनता है कि बाद में ये किस तरह रोज कहानी जो है किस कहानी में प्रकाशित हुई।
तो बाद में यह कहानी गैंग्रीन के नाम से प्रकाशित हुई। कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी की। उपेंद्र नाथ अस्क की आप देख रहे हैं पिंजरा। पिंजरा जो है 1944 में ये रचना लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और देखिए अंकुर 1945 में, छींटे 1949 में इनकी रचना लिखी गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बैगन का पौधा 1954 में इनकी रचना लिखी गई है। 70 श्रेष्ठ कहानियां हैं। पलंग 1961 में, आकाशचारी 1966 में इनकी रचना लिखी गई है। अब बात करते हैं विष्णु प्रभाकर की रचना। विष्णु प्रभाकर की रचना देखिए जो है आदि और अंत 1945 में, रहमान का बेटा 1947 में, जिंदगी के थपेड़े 1952 में, धरती अब भी घूम रही है। प्रश्न बनता है धरती अब भी घूम रही है किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। और इनकी रचना है खिलौने, मेरा वतन, आखिर क्यों, मैं नारी हूँ, जीवन एक और नाम, ईश्वर का चेहरा, आसमान के नीचे, कर्फ्यू और आदमी, है ना, एक और कुंती बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1985 में इनकी रचना लिखी गई है। तो इसमें से ये प्रश्न बनता है कि एक और कुंती किसकी रचना है? तो एक और कुंती जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उपेंद्र नाथ अस्क जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। उपेंद्र नाथ अस्क जो है प्रारंभ में उर्दू की कहानियां लिखते थे। बाद में ये हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। अपने शुरू के जीवन में प्रेमचंद को पढ़ा, इनमें प्रभाव ग्रहण किया। प्रसाद को मैंने तब पढ़ा जब प्रेमचंद का प्रभाव कहीं गहरे बैठ गया था। ये उपेंद्र नाथ अस्क जी का कथन है। रामचंद्र तिवारी भी कहते हैं कि जिंदगी के अनेक प्रश्नों को व्यक्त करते हुए भी प्रगतिशील जीवन धारा के समर्थक है। तो दोस्तों ये रहा उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में जो कथन था, उसको मैं आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं विष्णु प्रभाकर का। जैसे आपने देखा है धरती अभी घूम रही थी। अब हम बात करते हैं साँचे और कला की इनकी रचना के बारे में। साँचे और कला इनकी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। साँचे और कला 1962 में लिखी गई। पुल टूटने से पहले 1977 में लिखी गई। मेरा वतन 1980 में लिखी गई। खिलौने इनकी रचना मैंने बताया है 1981 में लिखी गई। ये देखिए आपको ये सारी रचनाएं, आखिर क्यों, मैं नारी हूँ 2001 में लिखी गई। जीवन का एक और नाम 2002 में लिखा गया है। ईश्वर का चेहरा 2003 में लिखा गया है। अमृतलाल नागर के बारे में बात करते हैं। अमृतलाल नागर जो है इनकी एक दिल हजार अफसाने इनकी रचना है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1986 में लिखी गई है। द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण की रचना है टीला कच्चा धागा, दो रचना है। अमृत राय का जीवन के पहलू 1947 में। तिरंगे कफन 1948 में, इसको याद रख लीजिएगा, तिरंगे कफन 1948 में। रांगे राघव का देख रहे हैं साम्राज्य का वैभव 1947 में। समुद्र के फेन 1947 में। इनके 2-3 रचनाएं हैं 1947 में लिखी गई है। ये देखिए आप, साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन और देवदासी। रांगे राघव की 3 रचना है 1947 में, समुद्र के फेन, साम्राज्य का वैभव और देवदासी, इसको याद रख लीजिएगा। जीवन के दाने 1949 में। अधूरी मूरत 1949 में। 2 रचनाएं हैं 49 में, जीवन के दाने, अधूरी मूरत। और अंगारे ना बुझे 1951 में। इंसान पैदा हुआ 1951 में। तो दोस्तों इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि नागार्जुन का भी नाम आ जाता है। नागार्जुन जो है मूलतः प्रगतिवादी कवि है और काव्य रचना के साथ साथ उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित कहानियों में हम देखेंगे कि असमर्थ दाता, भूख मर गई थी, विश्व ज्वर और काया पलट और हीरक जयंती, ऐसी कहानियां उन्होंने लिखी है। अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इनकी रचना है असमर्थ दाता, भूख मर गई थी, विषम ज्वर, काया पलट तथा हीरक जयंती कहानियां इन्होंने लिखी है। तो दोस्तों इस तरह की ये कहानियां हैं। रांगे रांगों के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि रांगे रांगों की कहानियां के 2 पक्ष हैं, यथार्थवादी सामाजिक जिसे प्रगतिवादी विचारधारा कहेंगे, और दूसरी ओर स्त्री पुरुष संबंधों के नए दृष्टिकोण से विश्लेषण इन्होंने लिखा है।
जैसे बंगाल का अकाल, देश विभाजन, सांप्रदायिक विद्वेष, मजदूरों की देशव्यापी हड़तालें, गोलीकांड, बेरोजगारी और भूखमरी, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही उनकी कहानियों का संसार बना है। उनकी अधिकांश कहानियों में समाज के हाशिए पर स्थित कमजोर और उपेक्षित लोगों का अंकन दिखाई देता है। और इसी तरह से शिवदान सिंह चौहान के अनुसार उनकी रचना को भी देखेंगे। आगे और भी रचनाएं हैं जिसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ ये रहा प्रेमचंद्र युग की कहानी के बारे में आपको आज मैंने विस्तृत अध्ययन कराया है। कुछ लोग कहते हैं कि सन याद नहीं होता है, तो थोड़ा सा कोशिश करिए बार बार रिवीजन करने की, तो प्रश्न याद हो जाएंगे या सन याद हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर